आधुनिक भारत के इतिहास में आज हम लॉर्ड बेलेली की जो सहायक नीति थी उसी के तहत सहायक संधि पर हस्ताक्षर करवाने वाले राज्यों को देखेंगे। और इसी वीडियो में हम देखेंगे कि लॉर्ड डलहौजी की नीति के तहत जो हड़पे गए राज्य थे उनको, और जो अंग्रेज़ों का हम मुगलों के प्रति व्यवहार को देखेंगे और पेशवाओं के प्रति व्यवहार को देखेंगे और अवध के साथ अंग्रेज़ों का व्यवहार को देखेंगे। हम देखते हैं कि जब लॉर्ड बेलेली की सहायक संधि आई तो पहले यूरोपीय सेना पैसे के बदले मुहैया अपनी सेवाएं प्रदान करती थी राजाओं को, और ये व्यवस्था डुप्ले ने प्रारंभ की थी और धीरे धीरे सभी यूरोपीय कंपनियां इस व्यवस्था को अपनाने लगी। और जब लॉर्ड बेलेली भारत आता है तो सबसे पहले ये प्रस्ताव भेजता है हैदराबाद के पास। हैदराबाद के पास भेजता है और हैदराबाद 1798 ईस्वी में सहायक संधि पर हस्ताक्षर करवा देता है। यानी कि सहायक संधि पर हस्ताक्षर करवाने वाला पहला राज्य हैदराबाद ही है। इसके बाद 1799 में ये प्रस्ताव भेजते हैं मैसूर के पास। यहाँ हैदराबाद है और मैसूर के पास, मैसूर के पास प्रस्ताव भेजते हैं, लेकिन टीपू सुल्तान जो कि मैसूर का शासक था वो सहायक संधि पर हस्ताक्षर करवाने से मना कर देता है और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हो जाता है, जिसमें 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की हत्या हो जाती है। टीपू सुल्तान की हत्या हो जाती है, ये हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। जिसके बाद एक छोटे से अल्पायु बालक को बिठाकर सहायक संधि पर हस्ताक्षर करवा ली जाती है। यहाँ पर तंजौर पर 1799 में तंजौर से सहायक संधि पर हस्ताक्षर करवा ली जाती है। और इसके बाद 1801 में अवध पर 1801 में अवध सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर देता है। 1801 में पेशवा 1802 ईस्वी में सहायक संधि पर हस्ताक्षर करवा देते हैं। भोसले 1803 में 1803 में और सिंधिया 1804 में। सिंधिया 1804 ईस्वी में सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर देते हैं। अब हम देखते हैं इसके साथ ही अन्य राज्यों ने भी सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए, जैसे कि भरतपुर, जोधपुर, जयपुर, बूंदी। इन राज्यों ने भी सहायक संधि के तहत सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए। अब हम देखते हैं कि लॉर्ड डलहौजी ने जो व्यवकृत सिद्धांत के तहत हड़पे गए राज्यों को देखेंगे कि किन किन राज्यों को लॉर्ड डलहौजी ने अपनी अंग्रेज साम्राज्य में मिलाया। इसमें सबसे पहले नंबर आता है सतारा का, जिसे 1848 ईस्वी में सतारा को 1848 ईस्वी में इसे व्यवगत सिद्धांत के तहत हड़प लिया गया। इसके बाद संभलपुर 1849 में, संभलपुर 1849 में, 1849 में संभलपुर, 1852 में उदयपुर, 1850 में बघाट, यहाँ बघाट 1850 में, और उदयपुर 1852 में, 1852 में उदयपुर को। ये लॉर्ड डलहौजी के व्यवगत सिद्धांत यानी कि राज हड़प नीति के तहत इन्हें अपने कब्जे में किया गया। इसके बाद झांसी को 1853 में, और अवध पर तो कुशासन का आरोप लगाकर 1856 ईस्वी में। अवध का एरिया है जो उसे 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर
इन राज्यों को हड़प लेते हैं। इसके बाद साथ ही यहाँ पर जैतपुर है, जैतपुर को भी 1849 में ही अपने कब्जे में, और बहादुर शाह जफर द्वितीय इनको भी। अब हम देखते हैं कि मुगलों के प्रति अंग्रेजों का व्यवहार कैसा था। जब 1836 से 1842 तक ऑकलैंड, हम मुगलों के प्रति अंग्रेजों का व्यवहार को देखें तो जब ऑकलैंड ने मुगलों के दरबार में खिल्लत देना, नजर लेना और दरबार लगाना, इन सभी पर रोक लगा दी थी। जब बहादुर शाह जफर द्वितीय अंतिम मुगल बादशाह बचे तो खिल्लत देना, नजर लेना, खिल्लत देना और नजर लेना, इन पर अंग्रेजों ने रोक लगा दी थी। खिल्लत देना एक बहुमूल्य रेशमी वस्त्र, जो खिल्लत देने में बहुमूल्य रेशमी वस्त्र दिए जाते थे, और नजर लेने में पुरस्कार या धनराशि प्राप्त होती थी इन्हें। अन्य व्यापारियों से पुरस्कार या धनराशि, पुरस्कार या धनराशि प्राप्त होती थी। और दरबार लगाना, जिसमें लोगों की सुनवाई करते थे समस्याओं की। दरबार लगाना, लोगों की सुनवाई यानी कि जन सुनवाई करते थे। इन सभी पर ऑकलैंड ने रोक लगा दी। और अगर हम ऑकलैंड के कार्यकाल की बात करें ये 1836 से 1842 तक भारत में रहा। इसके बाद आते हैं लॉर्ड एलनबरो। इसके बाद एलनबरो ने बादशाह सिक्कों से बादशाह के का नाम हटा देते हैं। यानी कि जब एलनबरो आते हैं तो ये सिक्कों से, यानी कि जो सिक्कों पर बादशाह का नाम लिखा होता तो उसे हटवा दिया। बादशाह है, सिक्कों पर बादशाह का नाम हटा दिया, सिक्कों पर बादशाह का नाम हटा दिया। और भेंट देने भी बंद कर दी। यानी कि साथ में यहां लिख सकते हैं कि भेंट देना बंद, यानी कि इस पे पाबंदी लगा दी लॉर्ड एलनबरो ने। जब डलहौजी आती है तो डलहौजी ने लाल किला छोड़ने को कहा और कहा कि आप कुतुब मीनार के पास जाकर रहें। इससे बहादुर शाह जफर से जब लॉर्ड डलहौजी आते हैं लॉर्ड डलहौजी ने बहादुर शाह जफर को कहा, कि आप लाल किला छोड़ दें और कुतुब मीनार के पास रहें। कुतुब मीनार के पास जाकर रहें, कुतुब मीनार के पास रहें। इन्होंने लाल किला छोड़ने का आदेश दिया। और जब लॉर्ड कैनिंग आते हैं तो इन्होंने जी कहते हैं कि बादशाह के बाद पद समाप्त, अर्थात बादशाह के बाद कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा।
लॉर्ड कैनिंग ने, जब लॉर्ड कैनिंग आती है तो इन्होंने कहा कि बादशाह का पद समाप्त, और बादशाह के बाद कोई उत्तराधिकारी नहीं, यानी कि बादशाह के बाद कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। और अब देखो, जब ऑकलैंड आते हैं तो इन्होंने खिल्लत देना, नजर लेना और दरबार लगाने पर रोक लगा देते हैं। जब एलनबरो आते हैं तो ये सिक्कों से बादशाह का नाम ही हटा देते हैं। और जब डलहौजी आती हैं तो ये लाल किला छोड़ने का आदेश देते हैं और कहते हैं कि आप कुतुब मीनार के पास जाकर रहें। और जब लॉर्ड कैनिंग आते हैं तो ये कहते हैं कि बादशाह का पद समाप्त, बादशाह के बाद कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि अंग्रेजों का पेशवाओं के प्रति क्या व्यवहार था। पेशवाओं के प्रति अंग्रेजों का व्यवहार। पेशवाओं ने 1802 ईस्वी में सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे और बाजीराव द्वितीय को कानपुर के निकट बिठूर में निर्वासित कर दिया जाता है। यहाँ के पेशवा थे अंतिम बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा बनते हैं और इन्हें 8 लाख पेंशन देकर 8 लाख रुपये वार्षिक पेंशन देकर कानपुर के पास बिठूर निर्वासित कर दिया जाता है। बिठूर जो कि कानपुर के पास है, यहाँ पर इन्हें निर्वासित कर दिया जाता है और कहा जाता है कि आप यहाँ पर जाके रहें। और जब 1853 में बाजीराव द्वितीय की मृत्यु हो जाती है तो नाना साहब जब अंग्रेजों के पास जाकर अपनी मांग करते हैं कि हमें उत्तराधिकारी घोषित किया जाए और हमें पेंशन दी जाए, तो अंग्रेज उन्हें उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर देते हैं। और 1857 की क्रांति में हम जब देखेंगे कि नाना साहब भी भाग लेते हैं। अब हम देखते हैं कि अवध के साथ अंग्रेजों का व्यवहार कैसा था। अवध के साथ अंग्रेजों का व्यवहार, अवध के साथ अंग्रेजों के व्यवहार को देखो तो 1801 ईस्वी में अवध ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे और इससे पहले अवध 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध में भी भाग ले चुका था। 1764 में बक्सर का युद्ध 1764 में, और इसने सहायक संधि पर 18 अंग्रेजों ने अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 ईस्वी में इसे पर कुशासन का आरोप लगा दिया कि आपको राज्य ही चलाना नहीं आता। कुशासन का आरोप लगा दिया और इसे हड़प लिया। इसके बाद इसे एक कमिश्नरी क्षेत्र बना देते हैं और इसके पहले कमिश्नर बनते हैं हेनरी लॉरेंस। इसे कमिश्नर क्षेत्र बना देते हैं और पहले कमिश्नर बनते हैं हेनरी लॉरेंस। हेनरी लॉरेंस पहले कमिश्नर बनते हैं और जब इसे कमिश्नरी क्षेत्र बना देते हैं तो ये क्षेत्र लॉर्ड डलहौजी के अंतर्गत आ जाता है। इस समय यहाँ के जो नवाब थे वो थे वाजिद अली शाह। यहाँ के इस समय जो अवध है, यहाँ के नवाब हैं वाजिद अली शाह और इनकी बेगम है हजरत महल।
इनकी बेगम कौन है? बेगम हजरत महल। इनकी बेगम हजरत महल हैं। लॉर्ड डलहौजी ने एक इनाम कमीशन भी बनाया था, जिसमें उन सभी जागीरों की जांच की गई जो कर नहीं देते थे। डलहौजी ने एक इनाम कमीशन बनाया था, जिसमें उन सभी जागीरों की जांच की गई जो कर नहीं देते थे, और 35,000 जागीरों की जांच की गई, जिसमें से 20,000 जागीरें ऐसी पाई गई जो कर नहीं देती थी उनके जागीरदार, और उन्हें जब्त करके उनको नीलाम कर दिया गया। जब इनाम कमीशन बनाया गया उस समय 35,000 जागीरों की जांच की गई, और 20,000 जागीरें जब्त कर उसे नीलाम कर दी गई। उन जागीरों को नीलाम कर दिया गया, और अंग्रेजी सेना में पदों में भेदभाव किया जाता था। अंग्रेजों के जो सैनिक थे उनको उच्च पदों पर और भारतीयों को नीचे पदों पर दिया जाता था, और पदोन्नति में भी भेदभाव किया जाता था। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि 1857 की क्रांति में आर्थिक कारण क्या क्या थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।